इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में बाजार में कमीज़ में। तो मैं स्वागत करना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। अब हम यहाँ से पढ़ लेंगे फिर से। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। वैसे देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए समझ में नहीं आया, इसलिए अपन उदाहरण पढ़ लेते हैं। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले जाते हैं। बुनाई करने के खरगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम यानी बिजली चालित खरगे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन खरगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 खरगे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़े बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की सीढ़ियाँ, तौलिए और शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन खरगों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए गए कपड़ों को शहरों में व्यापारी के पास ले आते हैं। इन तस्वीर में बुनकर शहरों में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी ये हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़ों का भुगतान कर देता है। हाँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स इन वीडियो को देखते हैं, जैसे कि नाम नहीं बता सकते, उनका नाम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन उनको मेरा खूब खूब शुक्रिया, क्योंकि वो मुझे स्कूल में आकर बताते हैं कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। मेरे उन्हीं दोस्तों की तरह आप भी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर सकते हैं। चाहे कमेंट में आप कुछ भी लिखें, लेकिन लिखे तो सही, लेकिन लिमिट में रहकर। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। तो ये टॉपिक है दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारी पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और क्यों।
और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, तो समझ लीजिए कि अगर 10 करघे हुए तो कुल मिला के 2 लाख जितने आते हैं। और वैसे भी 8 का बोला था, तो इस हिसाब से 16 क्या 1,60,000 रुपये लगते होंगे कुल मिला के। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को भी दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। तो इन्हें काम के लिए चीज़ें तो बहुत कम खरीदनी पड़ती है, लेकिन उनका भाव ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो लाभ होता है वो ज़्यादा कम होता है, जैसे कि 3,500 रुपये इन बुनकरों को होता है। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था इनपुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्र में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। अब बुनकर सहकारी संस्था है। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग के हित समान है, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूद व्यापारी से सूद प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़े खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। जिनको पता नहीं कि गणवेश क्या होती है, तो उससे उन्हें मैं बता दूं कि गणवेश का अर्थ होता है यूनिफॉर्म। यानी ये जो गणवेश है, ये तो मैंने पहली बार तो अपने स्कूल में सुना था, बट आज किताब में भी देख लिया कि ये गणवेश शब्द आया। मतलब सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी, ये शायद बड़े शहरों में होती होगी। देख सकते हैं कि कुछ लोग बुन रहे हैं कपड़ा। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, इसको पढ़ लेते ऐसे। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टांग रही है। पेरोट का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर, माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है।
इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय ये है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। अगर 3,000 ज़्यादा है इन लोगों के लिए, तो 3,500 कितना ज़्यादा होगा। स्त्रियों को सहायक रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान तो अब हमें मैच करना पड़ेगा। तो दर्जी का इसमें दे रखा 3,000 प्रति माह। तो समझ लो कि 2 दिन 10 दिन का कुल मिला कैसे 30,000 मिलता होगा, और 12 दिन का शायद 36,000। इस्त्री करना प्रेस 1.50 प्रति पीस। जांच करना 2,000 रुपये प्रति माह। धागे काटना और बटन लगाना 1,500 प्रति माह। तो ऐसे हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम अगर किसी को माल मिलता है तो वो इनको मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो दर्जी को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। तो आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब होता है, जिसे हम लोग USA बोलते हैं, वही से संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो ऐसे अपन संघ.राष्ट्र.अर बोल सकते हैं। नहीं हो सकता ये। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है। अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीज के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज कमीजों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज डेढ़ प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी, फिर उसे ₹1 संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति ₹1 स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज ₹900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1,800 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे देश का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा, उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य ₹100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी ₹25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च
25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा 15 मिनट का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक कर दीजिएगा। ऐसे के साथ आपको जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय श्री नारायण और गुड बाय।